पिछले वीडियोज में आपको बता दिया था नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 42 तक, जिसमें मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराने जैसे गर्भवती महिला द्वारा शारीरिक परिश्रम ना करना, इन सभी की चर्चा थी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुच्छेद 43 से, और पिछले वीडियोज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके ये सबको देख सकते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 43 क्या कहता है? निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। देखिए, अगर कोई आदमी किसी भी मजदूर या किसी भी आदमी को आप अपने अंडर काम करवाते हैं तो उसको कम मिनिमम इतना पेंशन या इतना मंथली तो जरूर देना है कि वो अपने परिवार का क्या कर सके, पालन पोषण कर सके। अब जैसे मान लीजिए हम ही किसी के अंडर काम करते हैं, तो अभी के मंथली मान लीजिए हमको देता है कितना, 2000। तो 2000 से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खुद का भी खर्चा नहीं निकल पाएगा बाहर। तो मिनिमम इतना देना है कि क्या हो सके, वो अपने परिवार को पालन पोषण कर सकता है। तो मिनिमम उतना ही देना है। देखिए, इसका ट्रिक्स कुछ दिए हुए हैं। किस चीज का ट्रिक है ये? तो आर्टिकल्स को याद करने का। द से आर्टिकल 41, द से अब क्या समझे आप? तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध करवाना, वो भी फ्री में। वहां से क्या हुआ? तो अनुचित दशा। न से क्या हुआ? निर्वाह योग्य मजदूरी। और अब आते हैं नेक्स्ट में आर्टिकल 41 का क। 41 का क्या कहता है? तो 41 का क कहता है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। यानी उद्योग प्रबंधन का मतलब क्या समझे? कोई भी जैसे फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसमें जो मजदूर है, तो डिसीजन मेकिंग जो होता है उसमें सभी को क्या करना चाहिए? पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो वही आर्टिकल आपको 43 के 1 में बताया, 43 के क में। मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाता है कंपनी के हित में, मजदूरों के हित में, तो क्या किया जा सके, उसमें मजदूरों का क्या हो? पार्टिसिपेशन एकदम जरूरी हो। अब देखें आर्टिकल 44 क्या कहता है? तो समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक के शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। मतलब समान सिविल संहिता, जैसे कोई भी धर्म हो ये मैटर नहीं करता है, सभी धर्मों में क्या होना चाहिए? विवाह के लिए नियम सेम होना चाहिए, तलाक के लिए भी नियम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब जैसे पहले था तलाक के नियम क्या थे? इस्लाम धर्म में थोड़े अलग था। 3 तलाक अगर कोई बोल लेता है तो उसको डाइवोर्स, उसका तलाक महिला का हो जाता था, लेकिन उसको चेंज किया गया। क्या किया गया? बाकी धर्मों की तरह किया गया। कैसे? तो अब जो भी होंगे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होंगे। आप ये नहीं हुआ है कि तलाक को खत्म किया गया, इंस्टेंटली 3 तलाक को खत्म किया गया है। देखिए, आप नोट में कुछ लिखा है, नोट को आप लोग एकदम देखते चलिएगा, नोट काफी ज्यादा जरूरी है। नोट में अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। जैसे अभी का देखिए, अभी इलेक्शन के टाइम चल रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में क्या हो जाता है? जब इलेक्शन का डेट आ जाता है तो उस एरिया में क्या लगा दिया जाता है? आचार संहिता लगा दिया जाता है। तो इलेक्शन के टाइम में जो कानून लग जाता है उसको क्या बोलते हैं? आचार संहिता बोलते हैं। और मान लीजिए कोई आप क्राइम कर दिए, तो क्राइम के टाइम आप पे सिर्फ कौन सा केस होगा? तो उसको बोलते हैं दंड संहिता। मतलब क्रिमिनल केस एक तरह से कह सकते हैं। अनुच्छेद 45 में देखिए क्या दिया है? तो 6 वर्ष के कम आयु के बच्चे को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेवारी है, तथा 6 वर्ष के आयु के बच्चे का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी भी है। तो देखिए क्या कहता है, जो बच्चे आर्टिकल 45 के अनुसार 6 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनको क्या मिलना चाहिए? तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान किसको रखना चाहिए? सरकार को। और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या देना चाहिए? निःशुल्क शिक्षा। तो इसीलिए निःशुल्क शिक्षा तो मिल जाती है, वो भी क्या मिल जाती है? गवर्नमेंट स्कूल के हाथ हमारे बिहार में एकदम चौपट है। तो लेकिन स्वास्थ्य का भी वही हाल है। लेकिन सब दिया है कि नहीं? फिर आप इस पे क्वेश्चंस भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि क्या नीति निर्देशक तत्व में है
गवर्नमेंट हाथ खड़ा करके बोलेगी मेरे पास बजट नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, तो इसमें आप कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं? तो एकदम बिल्कुल नहीं जा सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों में। शिक्षक के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के क में जोड़ दिया गया छियासीवां संशोधन 2002 द्वारा। तो देखो, जो यहाँ पे था शिक्षा का अधिकार, उसको क्या किया गया? हटा दिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब नीति निर्देशक तत्व से उसको क्या किया गया? हटा दिया गया। और कहाँ रखा गया? तो 21 के क में, मूल अधिकार के 21 के क में जोड़ा गया 86वां संशोधन द्वारा। कब? तो 2002 में। तो एकदम बहुत बढ़िया काम किया गया। इसलिए बढ़िया किया गया क्योंकि अब कंपलसरी हो गया। शिक्षा का अधिकार क्या हो गया? कंपलसरी हो गया, जिसके तहत गांव-गांव में अब सरकारी स्कूल आपको मिलेंगे। हाँ, व्यवस्था नहीं है स्कूल्स में, लेकिन स्कूल से आपको मिलेंगे। और आवाज़ तो उठानी चाहिए, इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइएगा तो क्या होगा? कोर्ट गवर्नमेंट पे जरूर एक्शन लेगी, क्योंकि अभी किस में आ चुका है? तो आपके मूल अधिकार में आ चुका है। आपका एकदम राइट है लेना। देखिए, ये कुछ स्पेशल है, इसको आप लोग देखते चलेंगे बढ़िया से। अनुच्छेद क्या है ये? अनुच्छेद 46 एसटी ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण। जो आज आप लोग रिजर्वेशन देखते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, वो किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 46 में दिया गया। अगर कोई पूछेगा कि अनुच्छेद 46 में क्या है तो क्या बताइएगा? तो एससी एसटी ओबीसी के लिए क्या है वहाँ पे? तो विशेष आरक्षण दिया गया है। इसको याद रखिएगा, एकदम कंपलसरी है। इसलिए कंपलसरी है ताकि मान लीजिए आप रिजर्वेशन, कोई जनरल कैटेगरी वाले होंगे, वो बोलेंगे कि रिजर्वेशन खराब है, ये है वह। ठीक है भाई, रिजर्वेशन हम चलिए आपकी बात मान लेते हैं खराब है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है। और ये मत भूलिए कि आप बोलिएगा कि पहले हुआ होगा, तो नहीं। आज भी अगर आप जाइएगा तो आपके साथ बोल दिया जाएगा कि एससी एसटी के साथ बैठ के खाना खाइए, उनके घर में खाना खाइए, आप नहीं खाएंगे। आज भी वो आते हैं आपके द्वार पे तो आप उनको कुर्सी नहीं देते हैं बैठने के। तो काफ़ी सारे अत्याचार है। तो रिजर्वेशन मिलना एक तरह से ठीक है। और अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप अपने गांव के जहाँ पे एससी एसटी का अलग एरिया होता है ना, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको गरीबी का एहसास हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए जो बोलते हैं आरक्षण गलत है, तो ठीक है, गलत है, लेकिन आज भी कुछ बहुत, मतलब इंडिया का कुछ बहुत बड़ा आबादी जो है ना, गरीबी में जी रहा है। और एससी एसटी तो एकदम बहुत ज़्यादा गरीबी। हम बता रहे हैं कि आप अपने गांव के एससी एसटी के कुछ एरिया में चले जाइएगा, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या हुआ? एकदम अंदर से गरीबी वाली फीलिंग आएगी। ऑन द ग्राउंड दिखेगा कि गरीबी क्या होती है। तो इसीलिए एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया है, तो उसको रहने दीजिए, उसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? तो सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। तो सरकार क्या करेगी? पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। इसी के तहत क्या हुआ है? बिहार में शराबबंदी हुआ है। बिहार में क्या हुआ है? शराबबंदी हुआ है। अब हमको पता है, इस पर भी बहुत लोग बोलेंगे कि शराबबंदी कहाँ हुआ, हर घर मिलता है। तो बाबू, आपके अगर घर के बगल में शराब बिक रहा है तो आप जाइए, जाके कंप्लेन कीजिए। आपकी उतनी औकात नहीं है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर ने इसे बंद किया है, आप उस पर उंगली उठाते हैं कि क्या शराबबंदी किए हैं कि चारों तरफ मिल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बगल में, घर के मोहल्ले में या कहीं मिल रहा है, आपको पता है, तो आप क्या कीजिए? जाके कहाँ कंप्लेन कीजिए? तो आप जाके उसको पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए। उसके बाद है अनुच्छेद 41 का क। इसमें क्या दिया गया है? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 42वां संशोधन 1976 द्वारा इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो इसको याद रखिएगा। 41 का क द्वारा पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। यानी पर्यावरण का रक्षा करना किसका कर्तव्य होगा? सरकार का। वन्य जीव जो है, मतलब जो जंगली जानवर है, उसकी रक्षा करना किसका दायित्व होगा? सरकार का। कब लाया गया? 42वां संशोधन 1976 में लाया गया।
42वां संशोधन याद रखिएगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे, बहुत सारे, इंदिरा गांधी के टाइम में आया था, तो इसको एकदम याद रखिएगा। पूछेगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, तो क्या बोलिएगा, आर्टिकल अमेंडमेंट 42 को। उसके बाद आता है अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का क्या होगा, कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय स्मारकों की, तो एकदम बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है और होना भी चाहिए। जैसे पार्लियामेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, राष्ट्रपति भवन, वही सब की रक्षा कौन करेगा, सरकार करेगा। लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, ये सब की रक्षा कौन करेगा, तो सरकार करेगी, एकदम करना भी चाहिए। राष्ट्रीय स्मारक किसी भी देश का गौरव होते हैं, जैसे स्टेशंस, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सबकी रक्षा करना सरकार का दायित्व तो एकदम होना चाहिए। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका एकदम अलग होगी। सही बात है, एकदम अलग होगा। आप गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे लेजिस्लेचर का काम अलग होता है, एग्जीक्यूशन का काम अलग होता है, तो वही बता रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका एकदम अलग होगी। तो ये तो आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि ये अलग होते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या करना, बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के द्वारा भारत कहाँ का सदस्य है, तो यूएनओ का सदस्य है। इसी के द्वारा भारत कहाँ का सदस्य है, तो यूएनओ का सदस्य है। इसको एकदम कंपलसरी है, याद करके रखना। क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में कि किस आर्टिकल के द्वारा भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना, तो आर्टिकल 51 के तहत। अब कैसे, तो आर्टिकल 51 में कहा गया है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के अनुसार सुलझाना है। इसीलिए आप देखिएगा, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन होता है, कोई भी देश एक दूसरे को मारता है, काटता है, तो इंडिया उसमें नहीं बोलता है, और बोलता भी है तो क्या बोलता है कि आप शांति को बनाए रखिए, एक दूसरे से बात करके विवादों को सुलझाइए, यही बोलता है। तो इसी के तहत भारत को कहाँ का सदस्य बनाया गया है, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना गया है। अब कल पढ़ा जाएगा नीति निर्देशक तथ्यों का वर्गीकरण। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।